हम सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो चीज़ होती हैं, सबसे छोटी चीज़ जिनको हम देख नहीं सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस which we cannot see with eyes alone। तो वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको आंखों से देख नहीं सकते। ऐसे जीव को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी कहते हैं, माइक्रोब्स भी कहते हैं। सबसे पहले हमारी डेफिनेशन क्लियर होती है, ऐसी जीव जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, नॉट विजिबल विद नेकेड आईज, नेकेड आई के साथ विजिबल नहीं होते। अब जैसे हमने ये पता चला कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है, उसके बाद इनके 4 टाइप्स होते हैं। ब्रॉडर वे में अगर हम इसमें बात करें तो बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं इसके। बैक्टीरिया, नेक्स्ट फंगाई, नेक्स्ट प्रोटोजोआ और उसके बाद एल्गी। ये सारे के सारे जो आप स्क्रीन पे टाइप्स देख रहे हैं यहाँ पे भी मेंशन्ड है। सर इसमें ये भी लिखा था अनएडेड आई, तो उसका मतलब भी नेक्ड ही हुआ। हाँ, अनएडेड आई का मतलब भी होता है कि नेकेड आई। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देखें कि 4 टाइप्स लिखे हुए हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और एल्गे। अब वायरस भी होता है, वो माइक्रोस्कोपिक होता है, लेकिन जो 4 बेसिक कैटेगरीज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, उसमें हम वायरस को प्लॉट नहीं करते। तो अगर आपसे पूछा जाए इज वायरस अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यस इट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, लेकिन उसको हम 4 ये जो बेसिक टाइप्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, उनमें पुट नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है वायरसेस आल्सो आर माइक्रोस्कोपिक दे, तो वो इन सबसे डिफरेंट है। इन सबसे डिफरेंट सिर्फ इसलिए है क्योंकि वायरस को जब वो आउटसाइड एग्जिस्ट करता है तो एकदम डेड की तरह लगता है, मरा हुआ लगता है। ना तो वो रिप्रोड्यूस करता है, ना वो रेस्पायर करता है, ना डाइजेशन, ना इंजेक्शन, कुछ भी नहीं करता। लेकिन जैसे ही वो होस्ट की बॉडी के अंदर आता है तो वो लिविंग हो जाता है। ठीक है, सिर्फ इसी वजह से वायरस को इन सब है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही, लेकिन जो 4 टाइप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उससे थोड़ा अलग रखा गया है। में नहीं आता। 4 बेसिक टाइप्स में नहीं आता, लेकिन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक और हम यहाँ पे अलग लिख देते हैं, वायरसेस। तो जब हम ये पढ़ रहे थे पहले पढ़ाया था, उसमें जो कोरोना वायरस अभी चल रहा है, तो एक वो वायरस है। बाहर अगर वो होता है तो वो मरे की तरह लगता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन जैसे ही वो होस्ट की बॉडी के अंदर आ जाता है तो एकदम से जी जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है स्पाइरल बैक्टीरिया और रॉड शेप बैक्टीरिया। हम आगे पढ़ेंगे कि शेप के हिसाब से कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग करते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं स्पाइरल बैक्टीरिया और रॉड शेप बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया में डिफ्रेंशिएट करा गया है वो शेप के हिसाब से, एक स्पाइरल है और दूसरा रॉड शेप है। नेक्स्ट एल्गे और प्रोटोजोआ, इसके कुछ एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है। इनमें से कोई एक एक एग्जांपल आप याद कर लीजिए क्योंकि ये पूछा जाता है। अब हमें पता चला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं और कितने टाइप होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि वेयर डू दे लिव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे रहते हैं? आप अपना माइक एक बार म्यूट कर दीजिए, थोड़ा शोर आ रहा है। अगर कोई डाउट होगा तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा आता है वेयर डू दे लिव, कहाँ पे रहते हैं। तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ। ये हॉटेस्ट से हॉटेस्ट क्लाइमेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और कोल्डेस्ट से कोल्डेस्ट क्लाइमेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी गर्म से गर्म जगह में भी रह सकते हैं और ठंडी से ठंडी जगह के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। इन्होंने अपने आप को ऐसे अडेप्टेबल बनाया हुआ है। और सही, तो फिर हमारे हैंड्स में भी रहते होंगे। हाँ बिल्कुल रहते हैं, जो जर्म्स वगैरह होते हैं। बोलते नहीं कि हाथ, जब भी कोई खाना खाते हैं तो हाथ धोने चाहिए। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हाथ में बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरियाज होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं। इसलिए हर जगह पे रह सकते हैं। इनफैक्ट आजकल तो म्यूट कर लीजिए माइक पर, काफी शोर आ रहा है। हाँ,
तो अगर थोड़ा इसके बारे में पढ़े तो ISS एक है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। तो वहाँ पे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। आप ये सोचिए स्पेस में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वहाँ पे वो पूरा एग्जामिन करते हैं उन बैक्टीरियाज को कि उस कंडीशन में कैसे वो सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एयर अंदर ISS की एयर होती है, लेकिन फिर भी कंडीशन जो ड्रास्टिक है, फिर वहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, ठंडे से ठंडे में भी और गर्म से गर्म में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। अब यहाँ पे बेसिकली आपका चैप्टर स्टार्ट है, हमारे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में कैसे रिलेशनशिप बनता है। तो सबसे पहले उसके अंदर एक टॉपिक आता है हमारा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाउ कैन वी यूज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड टू अस, कैसे वो हमारे लिए अच्छी चीज है। तो वो सारी चीजें फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे लिखा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको हम अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। सॉइल फर्टिलिटी के लिए यूज करा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हम आगे पढ़ेंगे। अब पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, सिर्फ टॉपिक आपको ब्रीफिंग हो रही है यहाँ पे। तो इसमें फर्स्ट आता है मेकिंग ऑफ कर्ड। मेकिंग ऑफ कर्ड ये फ्रेंडली के अंदर आता है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो कर्ड के अंदर पाया जाता है। कर्ड उसी से मिलकर बना होता है और वो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है। हमारी बॉडी को वो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स देता है ताकि हम अच्छी सी चीजें कर पाएं। तो कर्ड्स कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो जैसे अगर मैंने तब भी आपको बताया था कि जब हम दही जमाते हैं तो रात को थोड़ा सा दूध के अंदर डाल देते हैं और पूरा का पूरा दूध सुबह तक कर्ड में बदल जाता है। ईस्ट पाउडर हम यूज करते हैं डो बनाने के लिए, कोई मैदे का डो बनाना होता है या फिर जैसे ब्रेड अगर बनानी है तब हम इसको यीस्ट को यूज करते हैं, नहीं तो भटूरे बनाने हैं तब हम यीस्ट को यूज करते हैं। यीस्ट करता क्या है एक्चुअली में, देखिए यहाँ पे यही सब चीजें कर्ड के अंदर भी होती है। तो यीस्ट जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये ऐसे डो है, इस डो के अंदर ऐसे आपने गूंद के रख दिया है, इसके अंदर आपने यीस्ट डाल दी, तो यीस्ट जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो रिस्पायर करेंगे। रिस्पायर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो यहाँ पे बबल्स बन जाएंगे, ऐसे बबल्स बन जाएंगे, बबल्स बन जाएंगे और फिर ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो बाहर निकल जाएगी। लेकिन बबल्स बनने की वजह से इसकी वॉल्यूम थोड़ी बढ़ जाएगी और थोड़ा स्पॉन्जी सा हो जाएगा। तो जब अगर हम ब्रेड देखें तो ब्रेड में छोटे छोटे होल्स होते हैं। वो छोटे छोटे होल्स इसलिए होते हैं कि जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसने रिस्पायर करा तो वो एक छोटा सा होल क्रिएट हो गया, गैस बाहर निकल गई लेकिन होल रह गया, तो उससे थोड़ा स्पॉन्जी हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट हमारा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर मेकिंग ऑफ कर्ड। कर्ड के साथ साथ हमने मैदा और ईस्ट ब्रेड के बारे में भी डिस्कस करा। अब नेक्स्ट आता है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियली हम कैसे यूज करते हैं, बेसिकली अल्कोहल बनाने के लिए हम कमर्शियली यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। एक मिनट, कमर्शियल यूज, कमर्शियली का मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करना पैसे कमाने के लिए या फिर बेचने के लिए, कोई चीज सेल करने के लिए बेसिकली। तो वो सब चीजें आती है कमर्शियल यूज के अंदर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर largely scale production of alcohol, wine, and acetic acid, that is vinegar. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. Yeast एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उसको हम यूज करते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। Yeast is used for production of alcohol, wine. ठीक है, ब्रेड में भी हम यूज करते हैं यीस्ट को, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब
यहाँ पे एक ये चीज़ है कि फर्मेंटेशन का टॉपिक आता है। व्हाट इज फर्मेंटेशन, ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में, डेफिनेशन में। तो शुगर से अल्कोहल में कन्वर्ट करना, उसको एक फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज फर्मेंटेशन। माइक म्यूट कर लीजिए, अब अपना शोर आ रहा है तो अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये आ गया हमारा कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज में हम अल्कोहल बनाते हैं। इसमें एक और नया चीज हमने देखा, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, इसकी डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। शुगर से जब हम अल्कोहल बनाते हैं तो उसको फर्मेंटेशन कहा जाता है। अब नेक्स्ट हमारा फ्रेंडली यूज क्या आता है? नेक्स्ट फ्रेंडली यूज हमारा आता है मेडिसिनल यूज। मेडिसिनल यूज मतलब मेडिसिन बनाने के लिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। तो हम देख रहे हैं कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल है हमारे लिए। तो whenever you fall ill, you may give some antibiotic tablets, capsule injection such as penicillin. The sources of these medicine is microorganisms. These medicines kill or stop the growth of disease-causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. ये एंटीबायोटिक्स बनाने के काम आते हैं मेडिसिनल यूज के अंदर, एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? ऐसी मेडिसिन जो हार्मफुल जर्म्स को ख़त्म करती हैं और हमारी हेल्थ को ठीक करती हैं। तो आगे कुछ आपको एग्जांपल गिवन है एंटीबायोटिक्स के। एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, उसके बारे में पूरा एक आगे यहाँ पे अगर हम देखें, जहाँ पे कर्सर है एंटीबायोटिक्स, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है एंटीबायोटिक्स के बारे में। इसको रीड कीजिएगा। और ये वाला भी, ये बॉक्स, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। लास्ट बैक एक्सरसाइज में हमने करा है इसको। तो उसमें ये जो बॉक्स है वहाँ से आंसर आता है कि एंटीबायोटिक्स हमें हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेनी चाहिए। तो ये तो हो गया मेडिसिनल यूज। अब एक और नेक्स्ट फ्रेंडली यूज में हमारे आता है वैक्सीन। वैक्सीन के अंदर एक टॉपिक आता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन, तो जैसे पोलियो या ये सब चीज़ें होती हैं वो वैक्सीनेशन के अंडर आती है। अमिताभ बच्चन जो एक्ट करता है कि 2 बूंद जिंदगी की, ये सब चीज़ें, ये इनको हम वैक्सीन कहते हैं। लेकिन अब होता क्या है, तो आपको मैंने पहले भी ये समझाया हुआ है, जब हमारे बॉडी के अंदर कोई डिजीज कैरिंग जर्म आता है तो बॉडी क्या करती है, उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है। एंटीबॉडीज का मतलब आप ये समझ सकते हैं सोल्जर्स। हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सोल्जर्स एंटीबॉडी के होते हैं वो। तो उस जर्म से फाइट बैक करने के लिए हमारी बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज को क्रिएट करती है। अच्छा, जब हम छोटे होते हैं तो बहुत सारे जर्म्स आ सकते हैं ना, तो क्या हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स डाले जाते हैं जो डेड या वीकेंड होते हैं, या तो मरे हुए होते हैं या बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। उनको हमारी बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है ताकि हमारी बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट बनाने लग जाए। और जब वो जर्म दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर आए तो बॉडी को पता हो कि एंटीबॉडीज, मैंने इसके लिए ये वाली एंटीबॉडी बनाई थी, तो अच्छा अब मैं इसको मार सकती हूँ। तो इसी चीज़ के लिए वैक्सीनेशन पूरा टॉपिक है। और वैक्सीनेशन इसी को कहते हैं कि डिजीज कैजिंग माइक्रोब्स के को ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाए। तो डिजीज कैजिंग कॉजिंग माइक्रोब्स हम बॉडी में डालते हैं जिससे बॉडी हमारी एंटीबॉडीज बनाए और बॉडी फेमिलियर हो जाए उससे। तो अभी जो करंटली वायरस चल रहा है कोविड, उसके लिए भी यही टेक्निक अपनाई जा रही है। इसका कोई मेडिसिन तो है नहीं, आपकी एंटीबॉडीज ही इसको वायरस को मार सकती है। तो अगर आपकी बॉडी ने अप्रोप्रिएट एंटीबॉडीज बना ली तो ये वायरस हार जाएगा, और अगर बॉडी नहीं बना पाई तो थोड़ी हेल्थ खराब हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी।
इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी का मतलब सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको बढ़ाना। तो कुछ बैक्टीरियाज और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे मिलके क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन होता है वो सॉइल के अंदर फिक्स कर देते हैं। उससे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन आ गया, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ गई, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो है वो बढ़ गए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हमें सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए भी हेल्प करता है। छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पे लिखा है माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड, यहाँ पे देखिए, microbes are commonly called biological nitrogen fixers। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर का मतलब नाइट्रोजन जो 78% हमारे एटमॉस्फेयर में कॉन्स्टिट्यूट करता है उसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, तो सॉइल के थ्रू वो हमारी बॉडी के अंदर आता है। और सॉइल में जो डालते हैं वो कुछ बैक्टीरियाज और सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गेज होती हैं, वो सॉइल के अंदर डालते हैं, सॉइल से फिर प्लांट लेते हैं और प्लांट से फिर हमारे अंदर आता है। तो आगे पूरी नाइट्रोजन साइकिल है। नेक्स्ट आता है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट के अंदर ये हमें बताया जाता है कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो बायोलॉजिकल बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को डिकम्पोज कर देते हैं और फिर जो वेस्ट है वो खत्म हो जाता है। तो हमारे एक तरह से क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट जो है वो साफ हो रहा है। इसमें हमें बताया जाता है कि डिकम्पोजर्स जो है वो डिकम्पोज करते हैं। ये टॉपिक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो ये सब अब चीज़ें हो गई हमारी फ्रेंडली माइक्रोब के अंदर। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए बहुत फ्रेंडली है, हमारी हेल्प करते हैं सर्टेन एस्पेक्ट्स में। सबसे पहले कर्ड बनाने में, फिर कमर्शियल यूज़, फिर मेडिसिनल यूज़, उसके बाद वैक्सीनेशन, वैक्सीन, फिर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाई और उसके बाद एनवायरनमेंट को क्लीन करा। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे आती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे अभी हमने फ्रेंडली की बात करी, अब हम बात करेंगे हार्मफुल की, क्योंकि सारी चीज़ के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स तो नहीं होते, कुछ कुछ नेगेटिव भी होते हैं। ओके, तो कुछ कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल भी होते हैं। तो वो डिजीज कैरिंग होते हैं, उनको पैथोजेंस कहा जाता है। पैथोजेंस का मतलब डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर such disease causing microorganisms are called pathogens। पैथोजेंस को कहा जाता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज को कैरी करते हैं। अब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते कौन से हैं और कौन से डिजीज होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। एक था कम्युनिकेबल डिजीजेस और एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल मतलब जो एक आदमी से दूसरे जन पे फैल सके, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एक अनहेल्दी पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में जो चले जाता है उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कॉलेरा, कॉमन कॉल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, कोविड-19, ये भी सारे के सारे कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारे यहाँ पे कंप्लीट होती है, इसको आप रीड कीजिएगा। कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ये भी एक मेन कॉज होता है। जैसे डेंगू या मलेरिया होता है, वो कौन कॉज करता है, फीमेल मॉस्किटो। क्या करते हैं, एक अनहेल्दी पर्सन पे जाके वो स्टिंग करते हैं और फिर वही सेम ब्लड एक हेल्दी पर्सन में ड्रॉप कर देते हैं। तो अनहेल्दी से हेल्दी पर्सन में ऐसे ब्लड चले जाता है और वो भी डिजीज का शिकार हो जाता है। अभी जो टेबल आपको 2.1 गिवन है, इसमें कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीजेस बताए गए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं, रीड कीजिएंगे। फिर एक आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स में हमने सिर्फ एक एग्जांपल पढ़ा था, एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स एक कैटल डिजीज होता है, ह्यूमन कैटल डिजीज, जो बैक्टीरिया से कॉज होता है। फुट एंड माउथ डिजीज, कैटल इज कॉज बाय वायरस। एनिमल्स के अंदर भी डिजीज होता है।
कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में हमने देखा, और इन एनिमल्स देखा हमने, एनिमल्स में कैसे डिजीज होता है। और नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर भी बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिजीज कॉज करते हैं। देखिए, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। द डिजीज रिप्रोड्यूस द यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स। तो इसी टेबल में इनमें कुछ लिखा है, देखिए। सिट्रस, ये कैंकर बैक्टीरिया, ये रस्ट ऑफ व्हीट, फंगाई, एयर सीड से होता है। ये येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी, वायरस और इंसेक्ट से कॉज होता है। तो ये सब आते हैं हार्मफुल के अंदर। पहला कम्युनिकेबल जो डिजीज है वो ह्यूमन के अंदर जो प्रॉब्लम होती है। फिर इन एनिमल्स हमने देखा एंथ्रैक्स जो कैटल में होती है, और कुछ फुट एंड माउथ डिसीज जो वायरसेस कॉज करते हैं। एंथ्रैक्स जो बैक्टीरिया कॉज करता है। प्लांट्स के अंदर हमने देखा कैसे वायरस और बैक्टीरिया, फंगस वगैरह लग जाती है। अब इसका लास्ट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है? खाने को सड़ा देना बेसिकली। जब आप, हम 10th में इसके बारे में और पढ़ेंगे कि कैसे फूड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है या सड़ जाता है। अभी के लिए सिर्फ फूड पॉइजनिंग का मतलब है फूड का खराब हो जाना, स्टिंकी स्मेल हो जाती है। तो अगर हमने वो फूड खा लिया तो हमारा पेट दर्द, वॉमिटिंग, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सब आता है टॉपिक हमारा फूड पॉइजनिंग के अंदर। अब ये हमने देखा कि फूड पॉइजन भी हो सकता है, तो हमें फूड को प्रिजर्व करने का भी कुछ स्टेप लेना चाहिए। तो लास्ट इसमें आता है फूड प्रिजर्वेशन। फूड को हम कैसे बचा सकते हैं, इसमें हम केमिकल मेथड्स के लिए बात करेंगे। केमिकल मेथड्स से हम कैसे कैसे फूड को बचा सकते हैं। फूड प्रिजर्वेशन, और इसके अंदर हमारे आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में फर्स्ट स्टेप आता है आपका प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट लगाकर हम उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, एयर के कांटेक्ट से हटा देते हैं, और काफ़ी सालों तक उसको बचा सकते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट आता है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर से भी हम यही करते हैं, जैम, जेली, स्क्वैशेस वगैरह जो होते हैं उनको हम इससे सिक्योर कर लेते हैं। फिर आता है ऑयल एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर में हम उसको डिप कर लेते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट मिल्क में हम करते हैं। और एक मेन इसमें है पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन क्या होता है कि 70 डिग्री सेल्सियस में 15 से 30 सेकंड के लिए हम बॉईल करते हैं और एकदम से ठंडा कर देते हैं। तो ये जो टेम्परेचर एकदम से चेंज हुआ है उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। इस प्रोसेस को पैस्चराइजेशन बोलते हैं, और ये लुइस पैस्चर ने डिस्कवर करा था। लुइस पैस्चर ने डिस्कवर करा था, इसलिए इसका नाम पैस्चराइजेशन पड़ा। और लास्ट है स्टोरेज एंड पैकेजिंग। या तो हम उसको सही से स्टोर करें, वैक्यूम पैकिंग आजकल जो आती है उसमें स्टोर करें, और उससे फिर हम ऐसे बचा सकते हैं। तो अब यहाँ तक बताइए, कोई डाउट है आपको? आयुषी, नहीं। पक्का? नहीं। अब हम आते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि नाइट्रोजन जो है उसको हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, कितना परसेंट होता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन? बताइए अनम्यूट करके। हेलो। कितना परसेंट होता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन? 78% उसको हम डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो कोई एक मेथड होना चाहिए जिससे हमारे पास नाइट्रोजन आए, तो उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम एक नाइट्रोजन फिक्सर है। वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जितना भी नाइट्रोजन है
वो उठा के सॉइल के अंदर डाल देता है। सॉइल से फिर प्लांट्स ले लेते हैं। प्लांट जब डाई करते हैं तो नाइट्रोजन वापस सॉइल में जा सकता है। फिर वापस सॉइल से कुछ ऐसे भी सॉइल के अंदर बैक्टीरिया होते हैं कि उस जो नाइट्रोजन सॉइल के अंदर है उसको वापस एटमॉस्फेयर में भेज दें। तो ये साइकिल एक हो गई। क्या साइकिल हुई कि सबसे पहले एटमॉस्फेयर में, देखिए यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ। पहले एटमॉस्फेयर में, फिर एटमॉस्फेयर से सॉइल के अंदर गया। कैसे गया? फिक्सर्स की वजह से या राइजोबियम की वजह से। सॉइल के अंदर गया, सॉइल में से प्लांट के अंदर गया, प्लांट ने यूज करा उस नाइट्रोजन को। अब जब प्लांट मरेगा तो वहीं पे रहेगा, डिकम्पोज हो जाएगा, फिर वापस वो सॉइल के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अब सॉइल के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन है उसको वापस एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। तो ऐसे एक साइकिल हमारी कंप्लीट हो जाती है नाइट्रोजन की, जिसको अभी मैं फिगर से भी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। राइजोबियम पाया क्या जाते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स पे, जैसे बीन्स या पी, इसमें लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं तो उसके रूट्स पे राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब आता है नाइट्रोजन साइकिल। इसमें ये बताया गया 78% नाइट्रोजन गैस है, सबके लिए ज़रूरी होती है, लेकिन हम डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये पूरी नाइट्रोजन की साइकिल रहती है। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ, तो आप स्क्रीन पे देखिएगा। सबसे पहले एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है, जहाँ पे ये पॉइंट है वहाँ देखिए। सबसे पहले एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। दो जगह से हम उसको सॉइल के अंदर डाल सकते हैं। सबसे पहले तो या तो हम लाइटनिंग से डाल दें, लाइटनिंग हुई बहुत तेज, बिजली कड़की, और एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है वो फिक्स होके सॉइल के अंदर आ गया। कैसे आ जाता है ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो अभी मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा आपको। होता क्या है, वो टेम्परेचर रेज होता है तो नाइट्रोजन रिएक्ट करता है, ज़्यादा एक्सेस हीट मिल जाती है, तो फिर वो नाइट्रेट और नाइट्राइट्स के फॉर्म में सॉइल के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप तो ये है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, हम हमेशा साइकिल को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग हुई और फिर डायरेक्टली सॉइल के अंदर आ गया। कंपोनेंट्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के रूप में नहीं आएगा, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के रूप में आएगा। यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो आप कंपोनेंट्स ऑफ नाइट्रोजन भी लिख सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग हुई और फिर सॉइल के अंदर आ गया। नहीं तो एटमॉस्फेयर में उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, जैसे राइजोबियम या सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गे, उन्होंने क्या करा, एटमॉस्फेयर में जितना भी नाइट्रोजन है उसको पुल करके सॉइल में डाल दिया। ठीक है, वापस सॉइल में डाल दिया। यहाँ तक की साइकिल कंप्लीट है। समझ आया यहाँ तक? माइक आप अनम्यूट कर लीजिए 1 मिनट के लिए। सॉइल तक नाइट्रोजन कैसे पहुंचा, ये समझ आया आपको? ठीक है। अब यहाँ से दो तरीके की साइकिल हो सकती है। सॉइल के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो नाइट्रोजन को, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन को वापस एटमॉस्फेयर में डाल दें, नहीं तो उसको प्लांट यूज कर ले। देखिए, सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि नाइट्रोजन आया और उसको प्लांट्स ने यूज कर लिया। सबसे पहले यहाँ पे नाइट्रोजन है, कैसे आया? दो तरीके से आ सकते हैं, तो लाइटनिंग से, नहीं तो फिर जो बैक्टीरियाज हैं वहाँ ले सकते हैं। अब टेकअप बाय प्लांट्स, मान लेते हैं कि प्लांट्स ने उसको ले लिया, जो मैंने आपको ये वाली साइकिल समझाई थी। देखिए, प्लांट्स ने लिया उसको, फिर देखिए ये सॉइल है, सॉइल से फिर प्लांट में आया, प्लांट से फिर सॉइल में गया, फिर वापस एटमॉस्फेयर में गया। तो अभी यहाँ पे हम यही वाली साइकिल समझ रहे हैं। सॉइल में, सॉइल से हो गया प्लांट्स पे, प्लांट्स अपने पास तो रखेगा नहीं, या तो वो फ्रूट बनाएगा या तो नहीं, एनिमल खा लेगा उसको, तो एनिमल्स ने उसको खा लिया। ठीक है। अब एनिमल्स जब मरते हैं या एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट आगे बाहर भेजते हैं, तो वो डिकम्पोज होके वापस सॉइल के अंदर मिल जाता है। या अगर प्लांट्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं, डेड हो जाएंगे तब भी उसके अंदर जितना भी नाइट्रोजन होगा वो वापस सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा डिकम्पोजर से। क्या ये थोड़ा समझ आ रही है बात? प्लांट्स ने लिया, उसके बाद प्लांट को किसी ने खाया, तो उसके अंदर नाइट्रोजन आ गया। अब नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब एक्सक्रीशन हो सकता है। एक्सक्रीशन का मतलब ये होता है कि
जैसे फीसेस वगैरह हम बाहर फेंकते हैं तो वो सब चीज़ें एक्सक्रीशन के अंदर आती है। उसको अगर हम वापस डंप करें, जो वर्मी कंपोस्टिंग हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, मैन्योर जब बनता है उससे नाइट्रोजन वापस सॉइल के अंदर आ जाता है। अब जो नाइट्रोजन सॉइल के अंदर दोबारा से वापस आ गया, वो उसको या तो प्लांट्स दोबारा ले सकते हैं, नहीं तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं सर्टन सॉइल के अंदर ही, जो नाइट्रोजन सॉइल के अंदर है उसको वापस एटमॉस्फेयर में डालने के लिए भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया होता है कि एटमॉस्फेयर से सॉइल में डाले, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो सॉइल से एटमॉस्फेयर में डाले। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन सॉइल के अंदर है और डायरेक्ट कोई बैक्टीरिया ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन सॉइल के अंदर से निकाल के वो गैस के फॉर्म में आगे भेज देते हैं और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को डाल देते हैं। तो ऐसे ये पूरी साइकिल कंप्लीट होती है नाइट्रोजन की। तो देखेंगे अगर हम, एक मिनट, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन आया पहले, तो ऐसे एक साइकिल हम बना सकते हैं। लाइटनिंग के थ्रू आया, एक साइकिल हो गई। फिर दूसरी साइकिल की अगर हम बात करें, सॉइल से फिर इधर गया, फिर इधर आया और फिर वापस इधर आ गया। ये डायरेक्शन भी रह सकती है। ये भी एक साइकिल है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। ठीक है, अब सॉइल के अंदर आ गए हमारे पास। सॉइल से बाहर जाने के लिए क्या करेगा, कोई सर्टेन बैक्टीरिया है जो उसको वापस एटमॉस्फेयर में फिक्स कर देंगे। इसको डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। आपकी बुक में शायद मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताया जा रहा है, तो इसको डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो ऐसे पूरी साइकिल ये कंप्लीट होती है। पहले एटमॉस्फेयर से आया, एटमॉस्फेयर से दो सोर्सेज से आ सकता है, या तो लाइटनिंग से आए, नहीं तो ऐसे है। तो बेसिकली इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दिस इज हाउ नाइट्रोजन इज फिक्स्ड एंड दिस इज द साइकिल ऑफ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन साइकिल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है नाइट्रोजन साइकिल। अब हम आगे चलते हैं, मेरे हिसाब से चैप्टर अब ख़त्म है। तो ये पूरा आपका चैप्टर है, इसको एक बार आप और रीड कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। बेसिकली अभी तो नहीं होना चाहिए क्योंकि दोबारा से एक बार रिवीजन हो गई है पूरे चैप्टर की। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं।